अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैं फिजिक्स का जो मॉडल पेपर के एमसीक्यूज है उसको मैंने सॉल्व किया था और आज के लेक्चर में मैं 3 पेपर्स के एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो इसको लोकल कहते हैं, एक हार्ड होता है और एक ओवरसीज का होता है। यानी एक ग्रुप 1 का हो रहा होता है पेपर, एक दिन में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, मैथ के भी फिजिक्स के भी। एक मॉर्निंग टाइम होता है, फिर एक इवनिंग टाइम होता है जो कि 1 बजे स्टार्ट होता है या 2 बजे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये एक पेपर है, इसके एमसीक्यूज करेंगे। पेपर वैसे आप देख लें, और मैंने आपको लास्ट टाइम क्या टिप बताई थी कि जो एक्सरसाइज है वो देख ले, रट्टा एग्जैक्टली ना मारे। यानी क्वेश्चन को कुछ ना कुछ लिख के आपने आना है, जो आपको लगता है सूटेबल आंसर है ना, खाली छोड़ के आएंगे जीरो ही मिलेगा आपको। कुछ ना कुछ उसके रिलेटेड फार्मूला लेके आ जाएंगे, कुछ डेफिनेशन लेके आ जाएंगे, थोड़ी बहुत वर्किंग लेके आ जाएंगे, या जो भी क्वेश्चन पूछा गया ना थोड़ा बहुत भी बताएंगे, कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो स्पेशली जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं इसके जाके पूरा रट्टा मारे आप कुछ की पॉइंट्स देख लें कि अच्छा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में ये लिखना होगा, ये लिखना होगा, ये लिखना होगा। 4-5 मेन पॉइंट्स देख लें हर लॉन्ग क्वेश्चन के, वो काफी होगा। इससे फायदा क्या होगा, इसके बजाय कि आप ब्लैंक छोड़े, आप कुछ ना कुछ करने के काबिल हो जाएंगे। और एग्जांपल्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस और जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन है, वो देख के जाइएगा। एक तो ये पेपर करेंगे और 2 पेपर ये हमारे पास है। तो 12 एमसीक्यूज होते हैं, ऑलमोस्ट 18.5% मार्क्स होते हैं, क्योंकि 65 का पेपर होता है, 10 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं। तो 12 नंबर एमसीक्यूज के हैं और 50% जो है 53 नंबर जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के हैं। और दूसरा ये पेपर है जो लास्ट पेपर होगा ये वाला, इसको भी हम इसी लेक्चर में ही सॉल्व करेंगे। इसकी वजह के बार बार वीडियोस अपलोड करूं, तो मैंने सोचा एक ही वीडियो के अंदर क्यों ना जो है इसको कवर कर दिया जाए। और बाकी आप इन मॉडल पेपर को और इन 3 पेपर को देखें कि कोई चीज रिपीट हो रही है कि नहीं, क्योंकि फेडरल बोर्ड बड़ा अजीब सा बोर्ड है, वो कम चीजें ही रिपीट करता है। पंजाब में तो रेपिटेशन हो जाती है, लेकिन फेडरल बोर्ड में इतनी चीजें रिपीट होती नहीं है। लेकिन ये एमसीक्यूज करने का मकसद क्या है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कैसे करना है। और कैलकुलेटर मस्ट है, यानी देखिए मैंने कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन किया हुआ है। कैलकुलेटर अगर नहीं है इसको परचेज कर लें, ये आपको मैथ में भी काम देगा और आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में और एमसीक्यूज में अगर आते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसको भी आपको हेल्प करेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है, व्हाट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट लाइट सिग्नल्स इन मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी लाइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए अगर आप बुक पढ़ें, टेक्निक देखें, तो फाइबर ऑप्टिक यूज होती है, जिसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। सो ए इज आवर राइट आंसर। तो ये रिलेटेड है थ्योरी के, अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी है और उसके रिलेटेड टॉपिक्स पढ़े हैं, तो ऑप्टिकल फाइबर जो है ये लाइट वेव्स को ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, अब इस किस्म का क्वेश्चन, ये एक रिएक्शन लिखा हुआ है और यहां पर एक्स बताना है। अब इसका आसान तरीका है कि बैलेंस करना है। बैलेंस किसको? एटॉमिक नंबर को और मास नंबर को। जो नीचे सब्सक्रिप्ट लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है। जैसे यहां पर देखिए ऑक्सीजन का 8 लिखा हुआ है, 8 एटॉमिक नंबर है, 17 मास नंबर है। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर और हीलियम का 2 एटॉमिक नंबर। तो आप ऐड करें नीचे वालों को, क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड है, जो प्रोडक्ट है वो कंप्लीट है। 7 + 2 कितने होते हैं? 9। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड पर भी 9 ही बनाना है। 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 1 होना चाहिए, तभी 9 बनेगा ना। तो नीचे जो 1 ऑप्शन है वो वाला देखना है हमने। ये 0 है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन 2 में से हो सकता है। अब मैथ नंबर को बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखें प्रोडक्ट्स का यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 4 है, तो कितना बनता है? 18। तो लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट्स है उसमें भी 18 होना चाहिए। 17 ये लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर 1 हो तभी 18 बनेगा। तो 1 कहां पर लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये प्रोटॉन आपका होता है। ठीक है, ये जो H12 है ये इसका आइसोटोप है, इसको ड्यूटेरियम कहते हैं, तो ये नहीं है। तो हमने क्या करना है? सी को फिल कर देना, बाकी को क्रॉस नहीं करना। बस आपने वहां पर इस तरह करके ये जो बबल बनी हुई है इसको आप फिल कर देंगे। इस तरह ऊपर हमने क्या किया? ए को फिल कर देंगे। बाकियों को आपने क्रॉस नहीं करना, छेड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई मार्कर आपके पास हो ना, उससे मेरे ख्याल में जल्दी फिल हो जाएंगे ये बबल्स जो है। ठीक है, तो इसके आपको नंबर मिल जाएंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई रीस्टोरिंग फोर्स बेस्ट है। रीस्टोरिंग फोर्स अगर नहीं होगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन या कोई भी मास स्प्रिंग मोशन नहीं हो सकती आपके पास। ठीक है, तो रीस्टोरिंग फोर्सेस का क्या है? आंसर है। नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेस डिफरेंस इन पिच बिटवीन 2 साउंड। भाई पिच का मतलब है आपने 2 डिफरेंट साउंड्स को जो कि डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से हैं, उनको क्या करना है? उनको आइडेंटिफाई करना है, ताकि आपको पता चल जाए, डिस्टिंग्विश कर सकें। और पिच डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर। किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो लिहाजा वो कहता है डिफरेंस इन पिच बिटवीन 2 साउंड्स, उनका फ्रीक्वेंसी ही मैटर करती है। तो ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है पिच, बाकी चीजों पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है जी। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। भाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। किसके होगा?
रिफ्लेक्शन की। और रिफ्रैक्शन लॉ में क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर होता है। और एक होता है टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, वो तब होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से। ठीक है, तो ये लॉज इंपॉर्टेंट है, ये तीनों आपको पता होने चाहिए। व्हाट हैपेंस बिटवीन लाइक चार्जेस आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर, भाई लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्या करते हैं, रिपेल। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अपोजिट चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट क्या है जी, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, बस ये कूलम्स लॉ का फार्मूला आना चाहिए आपको, वो क्या होता है k q1 q2 ओवर r स्क्वायर। तो ये वाला जो सी पार्ट है ना, दिस इज योर आंसर, इसका डायरेक्ट बस फार्मूला ही है, इसमें यार कुछ नहीं है। इन अ कंडक्टर कीपिंग इट्स रेजिस्टेंस कांस्टेंट इट्स वोल्टेज इज इंक्रीज्ड द करंट विल, अब इसके आपको ओम्स लॉ का पता होगा, v इज इक्वल टू आई आर, v इज इक्वल टू आई आर। अब वो कहते हैं कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, अब ये भी कांस्टेंट है तो अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट भी क्या होगा, बढ़ रही है, बढ़ेगा, बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, बिकॉज रेजिस्टेंस उसने बोला कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है जो करंट होगा वो भी क्या करेगा, वो भी इंक्रीज करेगा। इतने सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो फंडामेंटल्स आपकी स्ट्रांग है तो फिर आप कर सकते हो। और आपने एनालिसिस क्या करना है कि एक्सरसाइज में देखना है कि कितने एमसीक्यूज एक्सरसाइज में से लिए गए हैं 10th की फिजिक्स की बुक में से। नेक्स्ट, विच फैक्टर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कौन सा फैक्टर इंक्रीज करता है रेजिस्टेंस का। अब इसमें भी फार्मूला आपके पास होना चाहिए, रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो, जो कि रेजिस्टिविटी होती है, एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, रो L ओवर A। तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो सकती है अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीज हो ये, और रेजिस्टेंस एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर एरिया डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज। तो रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी या एरिया को डिक्रीज करना पड़ेगा, और ये तो हर मटेरियल की अलग से प्रॉपर्टी होती है। तो इन दो में हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज इन लेंथ, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और डिक्रीज इन एरिया, यहाँ पर इंक्रीज इन एरिया लिखा हुआ, ये गलत हो गया, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट व्हाई आर हाउस होल्ड सर्किट्स कनेक्टेड इन पैरेलल, भाई पैरेलल का मतलब ये होता है ताकि हर अप्लायंस को फुल वोल्टेज मिले। जो वापडा की वोल्टेज होती है वो कितनी आती है, 220 वोल्ट आ रही होती है, 230 वोल्ट के करीब आ रही होती है। हम चाहते हैं हर अप्लायंस को, अगर ये एक अप्लायंस हमारे पास है, यहाँ पर एक अप्लायंस है और यहाँ पर दूसरी अप्लायंस है और यहाँ पर तीसरी अप्लायंस है, ठीक है, एक फ्रिज बनी हुई, वॉशिंग मशीन है, बल्ब है, पंखे हैं लगे हुए हैं, ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल में, मतलब पैरेलल में वोल्टेज हर एलिमेंट के अक्रॉस सेम होती है। अगर 220 वोल्ट है तो इसको भी फुल वोल्ट मिलेगा 220, इसको भी 220, इसको भी 220। तो पर्पस है कि हर अप्लायंस को सेम वोल्टेज मिले, वोल्टेज पैरेलल में सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है। तो ये बेसिकली मेन आइडिया है पैरेलल में लगाने का। इसका फायदा एक ये भी होता है कि कोई एक अप्लायंस खराब हो जाए, लेट्स ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी बल्ब भी फ्यूज हो जाएंगे, बाकी पंखा भी चलेगा, बाकी फ्रिज भी चलेगी, बाकी सारी चीजें चलेंगे, लेकिन मेन पर्पस क्या होता है कि वोल्टेज सेम रहनी होती है, ये मेन पर्पस है। व्हाट प्रिंसिपल इज यूनियन वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, भाई ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पर, कि एक प्राइमरी कॉइल में चेंज होती है आपकी वोल्टेज या करंट, तो फिर सेकेंडरी में भी इंड्यूस होता है वोल्टेज, तो ये पर्पस है म्यूचुअल इंडक्शन। कैथोड रे सोलेस्कोप सीआरओ मेजर्स, ये क्या मेजर करती है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मेजर करती है। किसको मेजर करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। कैथोड रे सोलेस्कोप और सिलोस्कोप एक किस्म का मॉनिटर है, जिस तरह आपका कंप्यूटर का मॉनिटर होता है ना, वहां पर वेव फॉर्म शो होती है, जिस तरह साइन वेव है ना, तो इसमें हम क्या मेजर करते हैं, साइन वेव या कोसाइन वेव, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। और इसका एम्पलीट्यूड कितना है वो हम देखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कितना है, इसका टाइम पीरियड कितना है, तो ये सारी चीजें जो है हम सीआरओ पर देखते हैं। और किन सिग्नल्स की, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की। और बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि इनको देखें कहां से लिए गए, एक्सरसाइज में से कितने हैं और अंदर से कितने आए हुए हैं, और बस यही आपने करना है। अब हम अगले दो पेपर्स करते हैं, ये वाला इसको मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है, और इसको हम देखते हैं। पहला पेपर देखते हैं, पहला पेपर में लिखा हुआ है SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए, इट इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या होता है जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको V से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज, W/Q। और W क्या होता है, एनर्जी, उसका यूनिट क्या होता है, जाउल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। सो जाउल पर कूलम कहां लिखा हुआ है, D इज आवर राइट आंसर, ठीक है। अगर फार्मूला आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो फिर आप देखें, और उसको वोल्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट क्या होता है, वोल्ट्स, और 1 वोल्ट जो है वो बराबर होता है 1 जूल पर कूलम या जूल पर कूलम, जो भी आप कहना कह लें। इफ अ डीसी सोर्स ऑफ 80 वोल्ट इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर विद एनपी, नंबर ऑफ जो टर्न्स प्राइमरी कॉइल के 20 हैं, सेकेंडरी कॉइल की 5 हैं, वीएस की वैल्यू बताओ। भाई यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो काम करते हैं ना ट्रांसफार्मर, वो एसी पर काम करता है, उसका सोर्स क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स होना चाहिए, डीसी सोर्स नहीं होना चाहिए। डीसी सोर्स में
हमारे पास इंड्यूस ही नहीं होगी वोल्टेज, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज क्या होगी, इंड्यूस ही नहीं होगी। आल दो फार्मूला तो उसका आपको पता है कि फार्मूला क्या होता है, VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। ये होता है जी ट्रांसफार्मर का जो टर्न्स रेशियो होती है वो इसके बराबर होती है। अब आपने गलती से ये नहीं करना कि VS निकालने के लिए VP को जाके मल्टीप्लाई कर दे और VP की वैल्यू आपको पता है कितनी है 80 और ये लिखें NS की वैल्यू कितनी है 20 और इसकी कितनी है 5, बल्कि ये 5 लिखा हुआ है। ये आपने ऐसे नहीं करना, 5 ओवर 20 मल्टीप्लाई बाय VP जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 और आप कटिंग कर ले, 5 चौका 20 और 20 चौका 80, ठीक है। तो 20 आंसर गलत है। 20 आंसर तब होता अगर यहां पर AC लिखा होता। क्या लिखा होता, AC, तब ये आंसर ठीक था। DC के केस में कोई म्यूचुअल इंडक्शन नहीं होगी, कोई इंड्यूस EMF नहीं होगी। द रीस्टोरिंग फोर्स दैट काजेस पेंडुलम टू अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमने पहले देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स इंपॉर्टेंट है। अब उसका काज क्या होता है, सिंपल पेंडुलम का कौन सा कंपोनेंट है जो कि काज बनता है, तो इसको सिखाने के लिए मैं सिंपल आपको यहां पर ले जाता हूं। यहां पर तो यहां पर सिंपल अगर मैं पेंडुलम बना लूं एक, और आपको पता है पेंडुलम कैसे बनता है, एक सपोर्ट होती है आपके पास ऐसे करके और एक स्ट्रिंग लगी होती है, लेट्स से स्ट्रिंग है और ये स्ट्रिंग हम ऐसे करके इधर ले जाते हैं, फिर ये स्ट्रिंग मूव करती है आपस में, ठीक है। और लेट्स से ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, O इसको कह देते हैं। जब स्ट्रिंग इधर जाएगी तो ऑब्वियस ही बात है एक एंगल यहां पर बनेगा थीटा। अब इस स्ट्रिंग के दो कंपोनेंट है क्योंकि इसमें बॉब लगा होता है, हमारे पास इस तरह का बॉब है और बॉब इस तरह करके मूव करता है, ठीक है। अब इस बॉब का वेट होगा तो इस वेट बेसिकली परपेंडिकुलर एक्ट करता होता है, ये mg इसका वेट है। mg के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग की लेंथ l है, इसके अलोंग होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो यहां पर एक कंपोनेंट होगा इस mg का और एक mg का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर मतलब ऐसे होगा, ऐसे करके, ठीक है। और सेम एंगल यहां पर भी बनता है। तो मैंने आपको अगर नहीं पता 9th में बताया मैंने, थीटा यहां पर है, थीटा की अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। कोई आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है ना और यहां पर थीटा को बंदा बना दे तो इसका मतलब है ये साइड परपेंडिकुलर होगी और 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगी, हाइपोटेन्यूज होगी और ये बेस होगी। अगर कोई बंदा ट्रायंगल ऐसे बना दे आपके पास ऐसे करके ऐसे और यहां पर लिख दे वो थीटा, इधर लिख दे थीटा, तो फिर ये परपेंडिकुलर साइड होगी और ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस हो जाएगी। तो इसका मतलब थीटा के अपोजिट परपेंडिकुलर ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा ये mg sin थीटा बन जाएगा और ये कौन सा है, mg cos थीटा, दैट इज पैरेलल टू द स्ट्रिंग, उसको कैंसिल आउट करेगा। तो इसका मतलब है क्योंकि बॉब ऐसे जा रहा है, बॉब कैसे जा रहा है, बॉब ऐसे जा रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, तो ये mg sin थीटा कंपोनेंट रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा एंड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, mg cos थीटा तो स्ट्रिंग को बैलेंस करता है, उसको कैंसिल करता है, उसकी वजह से मोशन नहीं होती। तो आंसर क्या है, mg sin थीटा। ये मैंने आपको समझा भी दिया। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ओरिजिनल साउंड, इसको रेवर्बरेशंस कहते हैं। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं जो कि 0.1 सेकंड के अंदर ही हमारा कान सुनता है और डिफरेंशिएट नहीं कर पाता बिटवीन डिफरेंट रिफ्लेक्शंस, उसको रेवर्बरेशन कहते हैं। जो एकोज होती है ना, एको भी रिफ्लेक्शन होती है लेकिन वो थोड़ी सी डिले के साथ आती है, ठीक है। उसको क्लियरली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अच्छा ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही है, एको है। रेवर्बरेशन में आपको नहीं पता चलता, ओरिजिनल साउंड बंद भी हो जाए फिर भी आपको वो रिफ्लेक्शंस फील हो रही होती हैं लेकिन डिफरेंशिएट आप नहीं कर पाते। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन, यार बता चुका हूं मैं कि ये कब होगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें ग्रेटर देन होगा, आंसर क्या होगा, ग्रेटर देन नॉर्मली। और ये तब होती है जब आपकी कोई भी वेव्स डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही होती है, ठीक है। जिस तरह ग्लास से एयर में जा रही है या वाटर से एयर में जा रही है और नॉर्मली ग्लास का जो एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है ना, उसका क्या कहते हैं, इंसिडेंस एंगल, वो ग्रेटर होना चाहिए। इस वजह से आपने देखा जो दूरबीनें होती है, बाइनोकुलर्स होते हैं, या आपके पास एक और भी उसको क्या कहते हैं, पेरिस्कोप्स कहते हैं, उनमें 45 डिग्री के प्रिज्म यूज होते हैं क्योंकि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है दैट इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, जो कि क्रिटिकल एंगल है किसका, ग्लास का। इस वजह से आपकी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। सो आंसर क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्या, कौन सा एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो ग्लास का क्रिटिकल एंगल ये है, ये क्रिटिकल एंगल है ग्लास का। अच्छा नेक्स्ट है कैपेसिटेंस का फार्मूला बस आना चाहिए। ये क्या होता है, C इज इक्वल टू, ये फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। तो इसको देखें कहां पर आता है, C इज इक्वल टू Q बाय V आ जाएगा, तो आपके पास ये आंसर आ गया, ठीक है जी। नेक्स्ट है, इफ 1 यूनिट ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी 10 रुपीज देन कॉस्ट ऑफ यूजिंग
50 वाट बल्ब फॉर 20 टू 40 आवर्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम यहां पर करते हैं। देखें, आपको बता दिया कि जो एक यूनिट की कॉस्ट है ना वो 10 रुपए है। वो कितने है? तो अगर हम यूनिट्स निकालें कि कितने यूनिट्स बनते हैं, उन यूनिट्स को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब हमें यह पता है कि कितने वाट का आपका बल्ब है, 50 वाट का, और 240 घंटे के लिए चला। तो 50 वाट का बल्ब है और कितने टाइम के लिए चला? 240 घंटे के लिए। अब देखें, जो एक यूनिट होता है ना वो तब बर्न होता है अगर 1 किलो वाट आवर एनर्जी कंज्यूम होगी। तो ये एनर्जी का यूनिट है। एट टाइम एमसीक्यू एग्जाम में आता है कि किलो वाट आवर किसका यूनिट है? ये एनर्जी का। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये उसका यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो हमने पहला काम क्या करना है? इस 50 वाट को किलो वाट में कन्वर्ट करना है। वो कैसे करेंगे? 50 अगर मैं किलो से मल्टीप्लाई करता हूं, मुझे किलो से डिवाइड भी करना पड़ेगा। किलो क्या होता है? 1000 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? किलो वाट में। और आवर्स हमें पता है, तो आवर्स को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 240 आवर्स। ये आपके पास ऐसे आ गया। और ये क्या आ जाएगी? ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ जाएगी या नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे। क्योंकि याद रखें, ये पावर है, पावर का फार्मूला होता है वर्क ओवर टाइम। तो यहां से वर्क, और वर्क क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखें, ये पावर है, ये टाइम है, तो ये क्या हमें देगा? ये हमें एनर्जी देगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और बेसिकली 1 किलो वाट आवर 1 यूनिट होता है। जितने किलो वाट आवर होंगे उतने यूनिट्स हमारे बच जाएंगे। अब इसको कटिंग करके कैंसिल कर दें। देखें, 0 0 से कट गया, ये 0 0 से कट गया। और इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। वैसे तो देखें, 5 2s are 10 और 2 12s are कितना हो जाएगा? 24। अदरवाइज आप जरूरी नहीं है कि ऐसे करें, आप कैलकुलेटर यूज कर लें, क्योंकि एट टाइम्स बंदा गलती कर सकता है। तो देखें, 50 था, 50 डिवाइडेड बाय कर दें कितना? 1000, और मल्टीप्लाई कर देंगे 240 के साथ, तो डायरेक्टली 12 आंसर आ जाएगा। आपको कटिंग की जरूरत ही नहीं है। देखिए, आंसर आ गया। तो कितने यूनिट्स लगे? 50 वाट बल्ब अगर 2 से 40 घंटे चलता है, 12 यूनिट। और हमें एक यूनिट का पता है, सो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? वहां पर आपने सारे स्टेप नहीं करने, टाइम जाया होगा। जल्दी जल्दी यूनिट्स निकाल लिया आपने, तो 12 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक यूनिट कीमत है 10 रुपए, तो 120 रुपए हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहला काम क्या है? वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करें, घंटों से मल्टीप्लाई कर देंगे, यूनिट्स आ जाएंगे। और यूनिट को 10 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई, क्योंकि एक यूनिट की कॉस्ट क्या है? 10 रुपए है। तो 120 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। सो सी इज आवर राइट आंसर। अब नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, अ 1 ohm resistor in 20 सेकंड कंज्यूमिंग 2 एम्पियर करंट विल रिक्वायर। अब ये क्या पूछ रहा है? उसने पूछा नहीं है कि क्या एक्चुअली पूछ रहा है। यूनिट देखें ना, जाउल पर सेकंड है, और ये यूनिट पावर के होते हैं। किसके यूनिट है? पावर के। ऊपर वर्क, नीचे टाइम, अभी बताया मैंने आपको। लेकिन यहां पर पूछा हुआ है एनर्जी की शरह बताएं। तो पावर एनर्जी की शरह ये होता है कि पावर ट्रांसफर किस तरह हो रही है। अब देखें, हमें गिवन क्या है? हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, हमें टाइम का पता है, और हमें करंट का पता है। तो इसको हम इधर ही कर लेते हैं। हमें क्या पता है? हमें रेजिस्टेंस का पता है 1 ओम है, हमें करंट का पता है, करंट कितने एम्पियर है जी? करंट हमारे पास है, किधर गया? 2 एम्पियर, और करंट है 2 एम्पियर, और जो टाइम है वो 20 सेकंड लिखा हुआ है। देखें, टाइम कितना है जी? 20 सेकंड। तो हमने क्या करना है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी की शरह कहते हैं कि एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। वो पावर पूछ रहा है। एक तो ये हो सकता है कि पावर पूछ रहा है। तो पावर अगर पूछ रहा है तो सिंपल यहाँ देखें, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, जो हीट एनर्जी होती है, रेजिस्टर जो है ना, जब उसमें से करंट पास होता है तो वो हीट अप होता है। हीट एनर्जी, उसका फार्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फार्मूला कैसे आया? ये फार्मूला ऐसे आया क्योंकि आपको होता है पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आई होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता है, या वी स्क्वायर ओवर आर होता है। तो ये फार्मूला आई स्क्वायर आर इधर आ गया। और हमें पता है पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम होता है। तो यहां से अगर वर्क निकालें या हीट निकालें तो वो P इंटू टी हो जाता है। ये आई स्क्वायर आर है, ये टाइम है, इस वजह से W इज इक्वल टू H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी लिख दिया। लेकिन क्योंकि वो पूछ रहा है रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, तो वर्क आएगा, वर्क की जगह ये फार्मूला लिख देंगे आई स्क्वायर आर टी और डिवाइडेड बाय टी, टी टी से कैंसिल, तो वो फर्क नहीं पड़ता। तो आई स्क्वायर आर, आई की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और साथ आर की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास 4 जाउल्स पर सेकंड आ जाएगा आंसर। ये देखें, ये आंसर आ गया। अब हम देखते हैं ऑप्शंस में। ऑप्शन में कोई लिखा है 4 जाउल्स पर सेकंड, या तो ये टाइपो है यहाँ पर, या तो यहाँ पर ये टाइपो है, ये 4 होना चाहिए था, या दूसरा यहाँ पर उसकी मसला यह है कि शायद उसने एनर्जी पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ कि क्या पूछ रहा है। अगर एनर्जी पूछ रहा है तो एनर्जी कंप्यूट कैसे होती है? इसी फार्मूले के साथ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी।
तो आई की वैल्यू 2 थी, तो 4 इंटू 1 इंटू टाइम कितना था 20, तब 80 आता, लेकिन 80 जूल्स आता, फिर जूल पर सेकंड ना आता। अब यहां पर मिस इंटरप्रेट हुआ है, पता नहीं चल रहा। अब 80 देखें यहां पर लिखा हुआ है, तो 80 जाउल्स है, जाउल पर सेकंड ही है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में एम्बिग्विटी है। उसने पूछा क्या हुआ है, वो उसने क्लियर मेंशन ही नहीं किया कि एनर्जी पूछ रहा है कि पावर पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर टर्न्स रेशियो इज 20, बट टर्न्स रेशियो का फार्मूला क्या होता है, NS ओवर NP, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो बस ये किसके बराबर है, ये 20 के बराबर है, तो NS इज इक्वल टू 20 NP आ जाएगा। देखिए कोई है, ये देखें N इज इक्वल टू 20 NP, तो ये टर्न्स रेशियो होती है सेकेंडरी कॉइल्स की टर्न्स डिवाइड बाय प्राइमरी कॉइल की टर्न्स इज इक्वल टू जो भी नंबर लिखा हुआ है, तो N इज इक्वल टू 20 NP आप किया। नेक्स्ट आपके पास है बूलियन इक्वेशन, बताएं ये किसकी है। देखिए A प्लस B होता है और इसके ऊपर कंप्लीमेंट आ जाए तो वो नॉर हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉर। इस तरह A B हो एंड होता है, ऊपर कंप्लीमेंट आ जाए वो नैंड हो जाता है। ठीक है, और XOR में क्या होता है, XOR के अंदर हम लिखते हैं A और ऐसे करके प्लस लगाते हैं और B लगा देते हैं, तो XOR होता है A इंटू B कंप्लीमेंट प्लस A कंप्लीमेंट इंटू B, और XNOR क्या होता है, हम A या ऐसे भी लिखते होते हैं, XNOR को ऐसे भी लिखते हैं, या AB प्लस A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट, ये भी वैसे XNOR होता है। कैसे, AB प्लस A कंप्लीमेंट B कंप्लीमेंट, ऐसे भी होता है। और XOR कैसे होता है, A इंटू B कंप्लीमेंट प्लस A कंप्लीमेंट इंटू B, और ये इनके सिंबल्स है। तो हाँ, यहां पर क्या हो गया, नॉर हो गया हमारा। ठीक है, द मोस्ट सुटेबल मीन्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन इन स्पेस, तो ये रेडियो वेव्स होती हैं। कौन सी होती हैं, ऑल दो माइक्रोवेव्स यूज होती हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, सैटेलाइट टू अर्थ एंड वाइस वर्सा, और माइक्रोवेव ओवन भी होते हैं, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं, और रेडियो वेव्स की एक स्पेशल टाइप है माइक्रोवेव्स। ठीक है, जो कि हाई फ्रीक्वेंसी होती हैं वेव्स, लेकिन एक्चुअली वो कौन सी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज 10 मिनट, आफ्टर 30 मिनट हाउ मच सैंपल विल बी लेफ्ट। इसका आसान तरीका है, देखिए हमने देखा है कि कितना बच गया है सैंपल, कितना रिमेनिंग है, कितना रिमेनिंग है, कितना बच गया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने देखना है टोटल टाइम 30 मिनट है, हाफ लाइफ 10 है, पहले नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालें। ये 30 टोटल टाइम है, 10 मिनट की एक हाफ लाइफ है, तो कितनी हाफ लाइफ आ जाएंगी, 3 आ जाएंगी। और जितना सैंपल बच चुका है, जो लेफ्ट है ना, जो रिमेनिंग है, उसका फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 2 और उसकी पावर n, कितनी हाफ लाइफ थी, 3, तो इसकी क्यूब लें तो 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8, तो 1/8 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा, 1/8। ये वो है जो बच चुका है, जो डिके हो गया है वो निकालना है, तो 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 7/8 वो डिके आ जाएगा। ठीक है, यानी यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि फार्मूला क्या है, कि जो डिके हो गया है, जो रह गया है, जो लेफ्ट है या जो रिमेनिंग है, उसका फार्मूला क्या है, 1/2, क्योंकि हाफ लाइफ है ना, 1/2 इसकी पावर n, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकाल दें। यानी जब 10 मिनट गुजर गए तो ये आधा रह गया, पहले 1 था सैंपल, आधा रह गया। 20 मिनट गुजरे, इसका आधा करेंगे, 1/2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 1/4। जब 30 मिनट गुजरे, इसका आधा 1/8। तो सिंपल ये फार्मूले अप्लाई कर दें। और अगर आपसे पूछा जाए कितना डिके हो गया, डिकेड अमाउंट पूछा जाए, तो जो आपके पास अभी रह गया है उसको 1 में से माइनस कर दें तो डिके पता चल जाएगा, 7/8 डिके हो चुका है। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया। तो इस वजह से क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। अब ये भी हमारा पेपर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट पेपर करते हैं, जो कि लास्ट पेपर हमारा है, क्योंकि मैंने कहा कि वीडियोस अलग बनाने के बजाय एक ही दफा बंदा बना ले, वो अच्छा रहता है। अच्छा जी, तो इसको करने के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डिक्रीज इन शैलो वाटर। शैलो वाटर में क्या चीज कम होती है भाई, शैलो वाटर में कम क्या चीज होती है, स्पीड कम होती है। क्या कम होती है, स्पीड कम होती है। और शैलो वाटर में वैसे स्पीड अगर आप देखें, इसमें थोड़ी सी एम्बिग्यूटी भी है, क्योंकि स्पीड का फार्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। एफ कम नहीं होता क्योंकि ये सोर्स की फ्रीक्वेंसी होती है, तो लैम्डा कम होता है। क्या कम होता है, वेवलेंथ कम होती है। तो वेवलेंथ कम होती है तो स्पीड भी कम होती है, क्योंकि उसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसमें से दोनों आंसर लिखे हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक चूज करना है तो स्पीड का हम कहेंगे कि स्पीड कम होती है, लेकिन स्पीड कम एक्चुअली वेवलेंथ की वजह से होती है। इस वजह से डी भी एम्बिगुअस है काफी, लेकिन एग्जैक्ट आंसर क्या है, स्पीड है। क्वालिटी ऑफ साउंड डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड। अब क्वालिटी का पर्पस ये होता है कि दो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से साउंड आ रही है और आपने उसको डिस्टिंग्विश करना है। फॉर एग्जांपल, एक पियानो से आ रही है, दूसरी फ्लूट से आ रही है, या गिटार से या वायलिन से, किसी से आ रही है, और दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, लेकिन क्वालिटी ये कहती है कि दोनों डिफरेंट, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट से हैं,
आप सुन के पता चल जाएगा कि ये फलां इंस्ट्रूमेंट से या फलां इंस्ट्रूमेंट से है। तो दोनों की लाउडनेस भी सेम होती है और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, सेम होती है। तो इस वजह से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। तो ये है जी कि अगर दो साउंड्स हैं तो क्वालिटी बेसिकली क्या बताती है, दोनों की सेम लाउडनेस है और दोनों की सेम पिच है, तो इसी को क्वालिटी हम कहते हैं, ठीक है। और लेकिन ये इंस्ट्रूमेंट टू डिफरेंट से जनरेट होकर आती है। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P इज इक्वल टू 1/f, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है और इसका यूनिट होता है डायोप्टर। फोकल लेंथ का होता है सेंटीमीटर या मीटर होता है ना, पर मीटर, और उसको हम डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर, ठीक है। और ये मीटर इनवर्स होता है बेसिकली। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई पैरेलल में जिस तरह पहले मैंने बताया कि जो कैपेसिटर लगे होते हैं, इसमें कैपेसिटर ऐसे लगे होंगे, ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है पैरेलल में, ये दूसरा कैपेसिटर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर दो ही हैं सिंपल, तो ये पैरेलल का मतलब ये होता है ऐसे करके ऐसे लगे होंगे कैपेसिटर, ठीक है। तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, लेकिन पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, चार्ज आपका डिवाइड हो जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा क्योंकि करंट और चार्ज डिवाइड होते हैं पैरेलल के अंदर, सेम नहीं होते, वोल्टेज सेम होती है, कुछ चार्ज इधर जाएगा Q1 चार्ज, इधर कितना जाएगा Q2, तो जो टोटल चार्ज होगा Q, दैट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस ऑफ कैपेसिटर Q1 प्लस Q2। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है, उसमें वोल्टेज सेम होती है, तो ये गलत है। और Q इज इक्वल टू C होता है, ये भी गलत हो गया। और कैपेसिटर की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होती है, दैट इज द सम ऑफ ऑल कैपेसिटर, यानी इसका ये होता है C इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अंदर अगर पैरेलल में हो C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन, ठीक है। तो ये उल्टा लिखा हुआ है, सो B इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है AC सप्लाई के लिए 50 हर्ट्ज है, द करंट विल चेंज डायरेक्शन। अब याद रखें फ्रीक्वेंसी जो है ना गिवन हो और आपने बताना है कि डायरेक्शन कितनी दफा चेंज हो रही है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब है 50 साइकिल्स पर सेकंड, तो हर साइकिल में 2 दफा डायरेक्शन चेंज होती है, तो 50 into 2 100 आ जाएगा। 2 दफा क्यों चेंज होती है, ये देखें, ये एक साइन वेव आपके पास है ना, तो ये देखें ये प्लस भी है और माइनस भी है, तो 2 दफा डायरेक्शन चेंज हो रही है, यहां पर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है और इधर भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, 2 दफा चेंज होती है। तो 50 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि साइकिल्स 50 है लेकिन हर साइकिल में 2 डायरेक्शन है, प्लस भी है माइनस भी है, इसी वजह से टोटल 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगी 1 सेकंड के अंदर। फ्रीक्वेंसी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चेंजेस इन डायरेक्शन। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मटेरियल कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर्स ओनली। भाई आप देखें कॉपर कंडक्टर है, सिल्क कंडक्टर नहीं इंसुलेटर है, सिल्वर कंडक्टर है, ये इंसुलेटर है, एल्यूमिनियम कंडक्टर है, आयरन भी कंडक्टर है, ये दोनों कंडक्टर है, ठीक है। और गोल्ड कंडक्टर प्लास्टिक इंसुलेटर, तो C इज द राइट आंसर। If number of turns of coil is changed from N to 3N, the EMF, भाई EMF भी 3 टाइम्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ने पढ़े, वो कहता है E is equal to minus N delta phi by delta T, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये देखें N से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर N 3N हो जाएगा तो आपके पास E भी 3E हो जाएगा, सो C इज द राइट आंसर। Which logic gate is shown in figure, भाई ये नॉट है, इसको इन्वर्टर कहते हैं, ये क्या है, नॉट। ये अगर A इसको देंगे उसका A कंप्लीमेंट बना देगा। Which technology is used इन द सेल फोन, पहले पढ़ चुके हैं, रेडियो वेव्स, जो कम्युनिकेशन हमारी होती है सेल फोन्स की, मोबाइल फोन की या सेलुलर फोन्स की, वो रेडियो वेव से ही होती है। विच पार्टिकल हैज Z इज इक्वल टू 2, अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियाई होते हैं, क्या होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई, और उनका क्या होता है He24, एटॉमिक नंबर 2 होता है, मास नंबर 4 एटॉमिक नंबर, तो Z होता है एटॉमिक नंबर, ये इसका आंसर है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आप देखें फार्मूला, तो वो होता है F इज इक्वल टू QE, एक फार्मूला होता है F इज इक्वल टू QE, और यहां से अगर आप E देखें तो E आ जाएगा F ओवर Q। F को होता है न्यूटन और चार्ज को होता है कूलम, न्यूटन पर कूलम, कहां लिखा हुआ है, न्यूटन पर कूलम, ये लिखा हुआ है। अच्छा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का ना एक और फार्मूला भी होता है, और वो फार्मूला क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ एसोसिएटेड होता है, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाय डेल्टा R, ये फार्मूला होता है। तो यहां से अगर हम देखें तो डेल्टा V को होता है वोल्ट और R को होता है पर मीटर, तो वोल्ट पर मीटर भी है, लेकिन यहां पर कोई वोल्ट पर मीटर नहीं लिखा हुआ, तो वोल्ट पर मीटर लिखो या न्यूटन पर कूलम लिखो, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के यूनिट्स हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता दी। और देखें ये फार्मूले भी लिखे हुए हैं, ये फार्मूले आपके बड़े काम आते हैं एट टाइम्स। ये देखें तो पीछे हमने एनर्जी का फार्मूला यूज किया, ये यहाँ पर मेंशन था आपका। और लास्ट है ट्रांसफॉर्मर वर्क्स, ये ऑलरेडी पीछे आ चुका है, ये म्यूचुअल इंडक्शन पर काम करता है, क्योंकि 2 कॉइल्स होती है, प्राइमरी कॉइल होती है इधर और इधर सेकेंडरी कॉइल्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। तो इधर टर्न्स चेंज होंगी, तो यहाँ पर भी इधर अगर
करंट चेंज होगा, वोल्टेज चेंज होगी, तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगी, तो म्यूचुअल इंडक्शन इसको कहते हैं। तो मैंने कोशिश की कि सारा कवर करा दिया आपको, सारे के सारे एमसीक्यूज। ये शॉर्ट क्वेश्चन आप देख लें और कंपेयर कर लें कि बुक की एक्सरसाइज में से कितने आए हैं और अंदर से कितने आए हैं, कंसेप्चुअल कितने आए हैं, जो आपको आता है वो कर लें, ठीक है। ये देखें, ये फार्मूला भी उसने लिखा हुआ था, ये वाला, कि कितने बच गए हैं, ठीक है। और बाकी फार्मूले भी है, ये फार्मूला शीट आपको बड़ा काम करती है। देखें, अभी हमने ये फार्मूला यूज किया तो उसने ऑलरेडी प्रोवाइड किया था उसके अंदर, तो यहां से भी आप देख सकते हैं। इसके बजाय रट्टे मार के आ जाए। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, जितना कर सकते हो कुछ ना कुछ लिख के आना है जो रिलेटेड हो, छोड़ के कुछ नहीं आना। पेपर छोड़ेंगे जीरो ही मिलेगा, कुछ ना कुछ रिलेटेड लिखेंगे, शायद वो तरस करके 1-2 नंबर आपको दे दे, आप पास हो जाए। बाकी मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आगे मैं मैथ्स के भी इंशाल्लाह मॉडल पेपर सॉल्व कर चुका हूं, 2025 के तीनों पेपर के एमसीक्यूज भी सॉल्व करूंगा। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से ढेर सारी दुआएं आपको। अल्लाह हाफिज। नासिर।